हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सबके। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मज़े के साथ क्लास 10th की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज है हमारा फिजिक्स का लेक्चर नंबर 8। तो सबसे पहले सबका स्वागत है इस फिजिक्स के लेक्चर नंबर 8 में। आज जो हम बेसिकली डिस्कस करने वाले टॉपिक्स हैं, सो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। फिर बात करेंगे फर्मी प्रिंसिपल की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने पढ़ा दिया है, आज डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए, जैसे जैसे टॉपिक्स आएंगे आप हेडिंग लगाते रहेंगे। कॉपी और पेन निकाल लें और लगाएं। आज की जो पहली हेडिंग है वो क्या है? इम्पोर्टेंस पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू लाइट। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। वैसे इसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमने ऑलरेडी आपको बता रखे हैं। उसमें से जो पहला पॉइंट है, अगर मैं आपसे बोलूँ बेटा कि ये बताओ जो लाइट है, लाइट ट्रेवल कैसे करती है, या लाइट ट्रेवल करती है तो उसका पाथ क्या होता है। तो मैंने आपको पहले जब रिफ्लेक्शन पढ़ाया था तो उसमें प्रॉपर्टी ऑफ लाइट जब डिस्कस किया था, तो अभी मैंने बताया था कि लाइट जो है वो किस में ट्रेवल करती है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ में। तो पहला पॉइंट यहाँ पर आज ये नोट कर लेते हैं, लाइट always travel in a straight line path, straight line path। अब बेटा अगर मैं आपसे सवाल करूं कि सपोज करो, मान लो मैंने कहा यार ये और ये मार्कर, ये दो पॉइंट हैं, इनके बीच में लाइट को मान लो इस वाले मार्कर से मैं इस वाले मार्कर तक लाइट को ट्रेवल कराना है, तो कितने पॉसिबल पाथ हो सकते हैं। तो लाइट के पास हमेशा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, टोटल बहुत ढेर सारे पाथ होते हैं। तो अगर ये बहुत ढेर सारे पाथ होते हैं तो लाइट तो यार किसी एक पाथ से जाएगी। तो लाइट क्या करती है कि लाइट उस पाथ से जाती है जहां पे उसको सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना हो, या जहां पे उसको लीस्ट टाइम लगे। और लीस्ट टाइम वही पे लगता है जहां पर डिस्टेंस क्या हो, शॉर्टेस्ट हो। तो लाइट क्या करती है कि लाइट हमेशा हमेशा मोस्ट एफिशिएंट पाथ को चूज करती है। और वो मोस्ट एफिशिएंट पाथ जो होता है वो भी क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो जरा लिखेंगे क्या है, लाइट, लाइट ऑलवेज ट्रेवल in a most efficient path, most efficient path, most efficient path, and its path is always a straight line। इसका पाथ भी क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। अब तीसरे पॉइंट का डिस्कस करते हैं। मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं कि बेटा आप बताओ, जैसे मान लो इस मार्कर से लाइट रे टकराई और ये वापस आ गई, तो वापस आ गई इसका मतलब ये कौन सा फिनोमेना हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया। तो ये जो लाइट रे टकरा के वापस आई, यार इसका पाथ कैसा होगा? क्या इसका पाथ कर्व होगा, क्या इसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, क्या इसका पाथ बेंडिंग करेक्टर का होगा, किस तरीके का होगा, आपको बताना है। तो जब भी लाइट रे किसी सरफेस से टकरा के वापस आए, उस केस में हमेशा जो रिफ्लेक्टेड वाली रे होती है उसका भी पाथ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो इसी पॉइंट को लिखना है, व्हेन when a ray of light, a ray of light strike strike with a plane surface, plane surface, then plane surface, then refracted ray, then reflected ray also travel in a straight line path। वो भी किस में ट्रेवल करेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ में। अब चौथा पॉइंट क्या है जरा समझना। जब भी लाइट रे सरफेस पे फॉल करती है तो मैंने बताया था वहां पे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट भी होता है, और लाइट क्या होती है, टकरा के वापस भी आ जाती है कभी। और एक और फिनोमेना आता है, लाइट जो है सरफेस से नीचे जाने का प्रयास करती है। तो अगर मैं कहूं कि यार लाइट जब सरफेस के अंदर जाएगी, मतलब लाइट का जब रिफ्रैक्शन होगा,
तो उस केस में क्या होता है कि लाइट का जो एक्चुअल पाथ होता है उस पाथ में क्या होता है, एक्चुअल पाथ और स्ट्रेट लाइन पाथ में क्या आ जाता है, कुछ डेविएशन आ जाता है। तो यानी ये ध्यान आप हमेशा रखेंगे, जब रिफ्रैक्शन की फिनोमिना होगी तो लाइट की एक्चुअल पाथ और स्ट्रेट लाइन पाथ में क्या होता है, कुछ न कुछ डेविएशन होता है या कुछ न कुछ क्या होता है, गैप होता है। तो इसी पॉइंट को लिखेंगे। पॉइंट नंबर 4 क्या है, पॉइंट नंबर 4, if a ray of light refracted then there is some deviation in actual path, there is some deviation between actual path and straight line पाथ। यानी स्ट्रेट लाइन पाथ और एक्चुअल पाथ के बीच में क्या होता है, कुछ ना कुछ डेविएशन होता है। जैसे आपको मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मान लो ये राइट रे है, यहाँ से ये जाना तो इसको इधर चाहिए था, इसका स्ट्रेट लाइन पाथ तो इधर होगा, लेकिन ये थोड़ा सा इधर बेंड हो जाती है, तो ये कुछ डेविएशन बन गया। तो यानी स्ट्रेट लाइन पाथ और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में आपको डेफिनेटली कुछ गैप मिलेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए पांचवा वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, क्या जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उस केस में क्या होता है कि लाइट की जो स्पीड है वो हमेशा चेंज होती है। नोट डाउन इस पॉइंट को कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो लाइट की स्पीड क्या होती है, चेंज होती है। यानी लाइट की स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड कर रही है। तो ये अगला पॉइंट फिर जरा, ये मैं लिखाया था, ये सारे पॉइंट्स लिखाए थे, इनमें से कुछ ही पॉइंट्स डिफरेंट है, तो आप इसको जरा नोट करेंगे। क्या है, व्हेन लाइट, पॉइंट नंबर 4, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम one medium to another medium its speed changes, इसकी स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। that is the speed of light depends on मीडियम। किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे। यानी स्पीड, लाइट की जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड कर जाता है, मीडियम पे डिपेंड कर जाता है। ठीक है ना, चलिए तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब जो हमारा अगला हेडिंग होगा वो है फर्मेट प्रिंसिपल, उसके बाद फिर मैं आपको रिफ्लेक्शन पढ़ाऊंगा। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है, फर्मेट प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। नेक्स्ट हेडिंग है फॉर्मेट प्रिंसिपल, या बेटा इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। अब ये क्या है जरा समझना ध्यान से। हम एक क्वेश्चन करते हैं कि आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझा था कि जब यहाँ दो पॉइंट के बीच में लाइट ट्रेवल करती है तो लाइट को दो पॉइंट्स के बीच में ट्रेवल करने के लिए बहुत ढेर सारी पाथ होती है, लेकिन लाइट उस पाथ को सेलेक्ट करती है जो उसके लिए मोस्ट इफिशियंट होती है, और वो भी पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। मैंने ऐसी बात आपको बताई थी। अब ये फॉरवर्ड प्रिंसिपल क्या होता है कि यार लाइट हमेशा चलती तो स्ट्रेट लाइन में ही है, लेकिन ये दो पॉइंट्स के बीच में उस पाथ को सेलेक्ट करती है जिसके लिए टाइम टेकन क्या हो, यानी टाइम का जो या टाइम जो लगे वो टाइम क्या हो, मिनिमम हो, यानी बहुत कम टाइम हो। यानी लाइट हमेशा उस पाथ को चलना पसंद करती है या सेलेक्ट करती है जिसके लिए लाइट को ट्रेवल करने के लिए मिनिमम टाइम लगे। ये है फॉर्मेट प्रिंसिपल। ठीक है ना, तो पहले तो ये समझते हैं ये इन्होंने दिया किसी ने। तो यार ये जो आइडिया जरा आप देखेंगे पहले, दिस आइडिया is
formulated by a French scientist, Pierre Fermat, in 1650. This idea is also known as Fermat principle or principle of लीस्ट टाइम, उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम बोलते हैं। अब है क्या, जरा देखना ये। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, भाई इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है जरा समझना ध्यान से। हमने वही चीज बताया कि भाई जितनी भी लाइट के पास में पॉसिबल पाथ होंगी, लाइट हमेशा उस पाथ को प्रेफर करेगी या उस पाथ पे ट्रेवल करेगी जिसके लिए लाइट को ट्रेवल करने में जो टाइम लगे वो क्या हो? मिनिमम हो। समझ में आई बात? तो लाइट को ट्रेवल करने में, या तुम ऐसे दिमाग रखो, हमने फिर वो एग्जांपल ले रहा हूँ कि इनके बीच में लाइट को ट्रेवल कराने के लिए बहुत ढेर सारे पाथ होंगे, लेकिन लाइट हमेशा उस पाथ को चूज करेगी, उस पाथ को सेलेक्ट करेगी जो अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन पाथ होगा और टाइम टेकन भी क्या होगा? मिनिमम होगा। तो ये है फॉरवर्ड प्रिंसिपल का आइडिया। तो लिखते हैं जरा इस चीज को, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल out of all possible path, light might travel to get from one point to another point, from one point to another point, to get from one point to another point, it travel that path which required minimum time of इंटरवल, जिसके लिए मिनिमम टाइम ऑफ इंटरवल लगे। ये है फॉर्मेट प्रिंसिपल का आइडिया। सर ये थ्योरी थोड़ा समझ में कम आई, तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। इस फॉर्मेट प्रिंसिपल को क्या करता हूँ? क्लियर करता हूँ, जरा समझा ध्यान से। ये एग्जांपल समझना बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। मैं इसको डायग्राम से आपको समझाता हूँ फॉर्मेट प्रिंसिपल कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, चलो अब जरा समझना ध्यान से। बेटा मैंने अभी आपको समझाया कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिपेंड्स करते हैं मीडियम पे, यानी अगर आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाओगे तो स्पीड की लाइट इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। लेट अस मान लो मेरे पास में एक मीडियम है और ये है वाटर वाला मीडियम, ये वाटर मीडियम है, ठीक ना, ये है वाटर मीडियम, क्लियर, ये वाटर मीडियम है। और यहाँ पे मान लो एक चाइल्ड है, ये एक बच्चा है, ठीक ना, ये चाइल्ड है। और ये है हमारे पास में एयर मीडियम है, ये है एयर मीडियम। और यहाँ पे सपोज करो मेरे पास में एक मैंने बना दिया लाइफ गार्ड, लाइफ गार्ड ना, ठीक। लाइफ गार्ड बेसिकली तुम ऐसे समझो, ये वाटर है और ये एयर है। अब वाटर में कोई बच्चा है, ऐसे समझो वो डूब रहा हुआ है, मतलब वो डूबा जा रहा है, और इस लाइफ गार्ड को, इस बच्चे को क्या करना है? सेव करना है, इसको बचाना है। तो कैसे बचाएगा, या कैसे इस बच्चे को मिनिमम टाइम में बचा सकता है? क्योंकि बच्चा डूब रहा है, ज़्यादा टाइम लगाएगा तो फिर बच्चे की कहानी खत्म हो जानी है। तो आपको मिनिमम टाइम लगाना है। अब कैसे, देखो मेरे पास में दो आइडिया है। क्या आइडिया है जरा समझा ध्यान से। इसके लिए मैं एक केस ही लेता हूँ, केस नंबर फर्स्ट। अब जैसे मान लो ये बच्चा यहाँ था, केस नंबर फर्स्ट जरा समझना ध्यान से। केस नंबर फर्स्ट, ये बच्चा मान लो यहाँ था और ये रहा लाइफ गार्ड। तो एक तो तरीका ये है लाइफ गार्ड, एक तो तरीका ये है कि ये लाइफ गार्ड डायरेक्टली एकदम स्ट्रेट लाइन पाथ में फॉलो करके चला जाए। तो इस केस में जो अंदर वाली लेंथ होगी वो ये होगी, ये है डिस्टेंस।
और इस केस में क्या है कि लाइट यार ये ट्रेवल की, उसके बाद फिर लाइट जो है थोड़ा सा बेंड हो गया, इस केस में ये वाली लेंथ है, ठीक है ना। मतलब इस केस में लाइट की बेंडिंग हुई है और इस केस में लाइट की बेंडिंग नहीं है, लाइट जैसी थी वैसे ही चली आ रही है, ठीक है ना। तो जरा आप ये देखो कि भाई हम एयर से कहाँ पे आ रहे हैं, वाटर में आ रहे हैं। तो जब एयर से आप वाटर में आओगे तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। भाई क्यों होगी आपको आगे थोड़ा बताएंगे, वो डिपेंड करता है मीडियम पे और मीडियम का नेचर, और कैसा मीडियम का नेचर मतलब वो डेंसर है क्लियरर है, इस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ स्पीड की लाइट क्या है, कम है। हियर इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम, यहाँ पे लेस है और यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। सिमिलर सिनारियो यहाँ भी है, यहाँ भी लेस है और यहाँ पे कितना है, एयर में स्पीड कितनी है, ज्यादा है। अब बताओ, एक तो स्पीड ऑलरेडी कम है और आप ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो क्या टाइम ज्यादा लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और इसमें देखो ये वाली डिस्टेंस देखो जरा, ये वाली पूरी डिस्टेंस देखो यहाँ से यहाँ तक, और ये वाली डिस्टेंस देखो, इनमें अगर आप देखो तो ये वाली डिस्टेंस लिटिल बिट बड़ी दिख रही है और ये वाली डिस्टेंस क्या दिख रही है, थोड़ा सा छोटी दिख रही है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिंस स्पीड ऑफ लाइट is less in water and distance travel by lifeguard is more, so time taken is also more। टाइम टेकन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो क्या यहाँ फर्मेट प्रिंसिपल लगा, नहीं लगा। भाई फर्मेट प्रिंसिपल तो ये बोल रही ना कि लाइट उस पाथ को फॉलो करेगी जिसमें टाइम टेकन कम हो, यहाँ तो टाइम टेकन ज्यादा है, तो फर्मेट प्रिंसिपल इस पे काम नहीं करेगा। इस केस में जरा देखना, यहाँ भी डिस्टेंस लिटिल बिट कम है और लाइट की स्पीड भी क्या है, कम है, और डिस्टेंस अगर कम है तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो यहाँ भी जरा देखना ध्यान से, हियर क्या है, यहाँ पे द डिस्टेंस travel by lifeguard is minimum, so time taken by lifeguard is less, इस वजह से टाइम टेकन क्या होगा, कम होगा। तो ये फर्मेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैं बोलूं कि केस नंबर 1 और ये है केस नंबर 2। अब बताओ केस नंबर 1 और केस नंबर 2 सही एक्सप्लेनेशन फर्मेट प्रिंसिपल का कौन करेगा, केस नंबर 2, क्योंकि लाइट ने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल किया और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो था, तुम्हारे दिमाग में ऐसा होना चाहिए, देखो स्ट्रेट लाइन पाथ है, ये भी स्ट्रेट लाइन पाथ से ही है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चला और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चला, इस वजह से टाइम टेकन भी क्या हुआ, कम हुआ। ये रहा ओवरऑल रिव्यू फॉर्मेट प्रिंसिपल का। समझ में आई बात ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेट प्रिंसिपल का अगर आपको समझ में आया हो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं, अब बात करूं मैं एयर और वाटर की, एयर और वाटर की बात करता हूं, तो ठीक। तो नेक्स्ट हमने अभी जब समझा था कि द स्पीड ऑफ लाइट changes from one medium to another medium, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या होता है, चेंज होता है, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है, अनदर मीडियम। तो अगर जैसे मान लो मेरे पास में यहाँ एयर है, ये है एयर के पार्टिकल्स, छोटा छोटा बनाते हैं, ये सपोज करो एयर के पार्टिकल है, यहाँ पे एयर के पार्टिकल है, और यहाँ मैं एक वाटर के पार्टिकल है, मान लो इसमें वाटर फ्लो कर रहा है, ये इसमें वाटर फ्लो कर रहा है, ये है वाटर। तो मैं अगर बोलूं कि यार यहाँ पे इस वाले मीडिया में, ये है मीडिया फर्स्ट और ये है मीडिया 2, किस वाले मीडिया में स्पीड लाइट की ज्यादा होगी और क्यों होगी। देखो एयर के पार्टिकल यार बहुत दूर दूर होते हैं, और एयर के पार्टिकल बहुत दूर दूर होंगे तो लाइट का एब्जॉर्प्शन कम होगा, और लाइट का एब्जॉर्प्शन कम होगा तो लाइट की स्पीड क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। इसमें वाटर में क्या होगा कि यार वाटर में पार्टिकल क्या है,
एयर के कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा पास होंगे, यानी पार्टिकल डेंस होंगे। और अगर पार्टिकल डेंस होंगे तो लाइट की स्पीड क्या होगी यहाँ पे, कम होगी। यानी यहाँ से एक चीज समझ में आया कि स्पीड ऑफ लाइट in air is greater than speed of light in water। यानी स्पीड को एस से मैं दिखा रहा हूं और ये लाइट की स्पीड है एस ए इज ग्रेटर देन एस डब्ल्यू। ठीक, ये आपको समझ में है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। एक चीज क्लियर है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज्यादा होगा, कहां पे होगा, एयर में, एज कंपेरिजन टू वाटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है, अब हम लगाते हैं हेडिंग, ये रिफ्रैक्शन क्या है, व्हाट इज द रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन की बात करें तो क्या है यार, जब लाइट रेस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है यार कि लाइट बेंड हो जाती है। मैं अभी थोड़ा डिफिनेशन भी नहीं, मैं पहले आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। आप क्या करिए, आप एक ग्लास में वाटर लीजिए और ट्रांसपेरेंट ग्लास लीजिएगा ताकि आपको वाटर दिखे, और बेटा उसमें आप एक पेन पेंसिल उस ग्लास के अंदर आप सब्स्टिट्यूट कर दें। आपको दिखेगा क्या कि जो पेन या पेंसिल आपने ग्लास के अंदर इमर्ज किया है यार, वो बेंड दिखेगी। ये किसकी वजह से होता है, इसका क्या रीजन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब क्या करें, आप बकेट में एक वाटर रख दें, बकेट में आप बकेट को वाटर से फिल कर दें, और उसके बाद आप देखेंगे बकेट का जो सरफेस है वो आपको उठा हुआ दिखेगा। ये किसकी वजह से होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ऐसा हो क्यों रहा है, आपको ऐसा ये उठी हुई चीजें या बेंड होने वाली चीजें हो ऐसा क्यों दिख रहा है, तो उस बात को हम थोड़ा सा समझा जाए, ठीक है ना। तो हमने अभी बताया कि यार जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो अगर स्पीड चेंज होगी तो लाइट की पाथ चेंज हो जाएगी, और लाइट की पाथ चेंज होने की वजह से ही आपको वो पेंसिल और वो बकेट का जो बेस था वो आपको ऊपर उठा हुआ दिखा, ठीक है ना। तो जरा इसको लिखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। द फिनोमिना ऑफ bending of light ray at the surface phenomena of bending of light ray at the surface when light travel from one medium to another medium is called refraction of light, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे समझो, जैसे मान लो मेरे पास में ये मैंने मीडिया रख कर दिया, ये मीडिया हमारे पास में है एयर, ये हमारे पास में है एयर वाली मीडिया, और लेटस मान लो ये किस मीडिया है, ग्लास वाली मीडिया है। तो लाइट यार मान लो ये फॉल किया, तो लाइट अब क्या होगी कि लाइट को जाना तो इस पाथ से था, ये इसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे ना जाके लाइट कुछ इस तरीके की आएगी, ये मैंने नॉर्मल बना दिया। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि हियर इज द सम डेविएशन इन द एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट रे। तो अगर कुछ डेविएशन आ गया तो इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जरा समझना ध्यान से। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यार ये रिफ्लेक्शन हो किस वजह से रहा है, या व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसके लिए ये रिफ्लेक्शन काज बन रहा है, या ये रिफ्लेक्शन का काज क्या है, ऐसा कौन सा फैक्टर क्या है, उसके बारे में मुझे देखना है। तो देखो जरा समझते हैं ध्यान से। देखो रिफ्लेक्शन का काज नेक्स्ट हम समझते हैं, रीजन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रीजन ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए केवल एक चीज रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन है, स्पीड ऑफ लाइट। भाई एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने पे लाइट की स्पीड क्या हो रही है, या तो कम हो जा रही है या तो ज्यादा हो जा रही है। और अगर लाइट की स्पीड ज्यादा हो रही है यार, वो थोड़ा और तेजी से भाग रही है,
लाइट की स्पीड कम हो रही है तो थोड़ा और वो, मतलब स्पीड स्लो है तो थोड़ा वो बेंड ज़्यादा हो रही है, स्पीड ज़्यादा है तो बेंड कम हो रही है। यानी ओवरऑल मैं बात करूँ तो रिफ्लेक्शन के लिए काज क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो क्या है काज, जरा इसको लिख लेते हैं। द रिफ्लेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट occurs due to the speed of light changes from one medium to another medium। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने पे स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है, इसी वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। ठीक ना, चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ा जाए। ये है रिफ्रैक्शन की बात हमने कर दी। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन। अगला जो हेडिंग है वो हमारे पास में क्या है, टर्म रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन। टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन, चलो जरा समझते हैं ऐसे। ये मान लो मेरे पास में है मीडिया वन और ये मेरे पास में है मीडिया टू है। मान लो ये मेरे पास में रहा, लाइट रे आई, जाना तो इधर चाहिए था इसको, लेकिन ये बेंड होकर इधर चलिए और ये रहा इसका नॉर्मल। तो जो पहला पॉइंट है वो है इंसिडेंट रे का। तो इंसिडेंट रे, पहले तो ये बात करें ये पॉइंट क्या है, इसको मैंने आपको बताया था, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मैंने बताया था पीओआई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। चलो पीओआई लिख लो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक, अगर मैं इंसिडेंट रे की बात करूं तो ये सिंपली से आप लिख सकते हो, अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग एट अ सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड, कौन सा रे हो जाएगा, इंसिडेंट रे हो जाएगा। ये क्या है, अ रे ऑफ लाइट, a ray of light falling at the surface on point of incidence is called incident ray, उसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। सेकंड है रिफ्रैक्टेड रे। ये रिफ्रैक्टेड रे क्या है, जरा समझें ध्यान से। रिफ्रैक्टेड रे क्या है कि यार वो लाइट रे जो रिफ्रैक्शन के बाद नॉर्मल से दूर जाए, नॉर्मल के पास है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। अ रे ऑफ लाइट, ray of light bend by surface after refraction is called refracted ray। उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हमारे पास में देखो, अब मैं आपको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, ये सब बातें नहीं बताऊंगा क्योंकि हमने नॉर्मल पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्शन में सीख चुके हैं, तो ये बातें नहीं बताएंगे। अगला मेरे पास में इंसिडेंस एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इंसिडेंस एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसा समझ में बोल दीजिए। तो अगर यार मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से बना देते हैं, ठीक है, ये मान लो लाइट रे ऐसे चलेगी, ये है एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट, ये है नॉर्मल। तो नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच में एंगल बना, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में भी एंगल बना, जिसको हम आर बोलते हैं। ठीक है ना, तो इंसिडेंस एंगल क्या है कि इट इज द एंगल फॉर्म्ड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल। इसको लिख लिया जाए, क्या है, द एंगल फॉर्म्ड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल is called
इंसिडेंट रे, उसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या हो, द एंगल formed by refracted ray from normal at the point of incidence is called angle of reflection, is called angle of reflection। ये बात समझ में, ये कुछ टर्म्स थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, और साथ में हमने क्या बताया आपको, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मीडिया। हम ये भी बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ मीडिया, कितने टाइप्स के आपको मीडिया मिलेंगे, कितने टाइप्स के मीडियम मिलेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ मीडिया। तो बड़ा मीडिया को दो तरीके का मिलेगा, एक मीडिया है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली रेरर मीडियम, रेरर मीडियम। दूसरा जो टाइप है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो दो टाइप की मीडिया होती है, एक होता है ऑप्टिकली रेरर, दूसरा होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब ऑप्टिकली रेरर मीडियम क्या होता है कि यार इसमें जो मीडियम में जो पार्टिकल होंगे वो कम होंगे, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, लेस होंगे। यानी अगर ऐसा कोई मीडिया है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो, लेस हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेरर मीडियम बोलेंगे। लेकिन इसको और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, आप बेटा सोच के बताओ कि अगर यार किसी मीडियम में नंबर ऑफ पार्टिकल कम है, किसी मीडियम में अगर नंबर ऑफ पार्टिकल कम है तो क्या वहां पे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ज्यादा हो सकता है क्या? तो जवाब है इसका नहीं, ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब कम होगा। एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। और लाइट का अगर एब्जॉर्प्शन कम है तो क्या स्पीड ज्यादा होगी? बिल्कुल सही बात है, स्पीड ज्यादा होगी। यानी रेयर मीडियम वो मीडियम है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ज्यादा होगी। डेंसर मीडियम में क्या होगा, क्या इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे तो लाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, और अगर लाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ तो लाइट की स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। तो लाइट की स्पीड अगर कम है तो उस मीडियम को बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और अगर जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा हो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो जरा इसमें लिखते हैं, अ टाइप ऑफ मीडियम, a type of media in which the speed of light is more is called optically rarer medium। ठीक, डेंसर मीडियम क्या है, a type of media in which the speed of light is more, is less, not more, is less, speed of light is less, is called डेंसर मीडियम। उसको हम क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम। तो जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो वो डेंसर, जिसमें ज्यादा हो वो क्या होगा, रेयर। ये दो तरीके की आपको मीडिया मिलेंगी, ठीक है ना, समझ में आई बात ना। चलिए, तो ये हमारे पास में टाइप्स ऑफ मीडिया की बात हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन में देता हूं, ये आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। क्वेश्चन है, व्हाट विल चेंज in case of
in case of what will change in case of reflection of light, in case of reflection of light, या इसी को मैं लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, which type of, या ऐसे लिखो, what is the effect of lambda frequency and speed of light when light passing through one medium to another medium। तो ये आपको जवाब बताना है, क्या चेंजेस आते हैं जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। ऐसे भी इसको लिख देते हैं, एक और स्टेटमेंट लिख देते हैं, व्हाट विल चेंज व्हेन लाइट goes from one medium to another medium। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या क्या चेंज होता है। तो देखो, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट की इंटेंसिटी की। भाई, लाइट की इंटेंसिटी का मतलब है कौन सी लाइट ज़्यादा ल्यूमिनस है, वो इंटेंसिटी से मेजर होती है। तो सबसे पहले हम बात करें लाइट की इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड की बात करें। तो भाई, लाइट की एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि दूसरे मीडियम में लाइट का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। यानी एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी क्या होगा, चेंज तो होगा ही होगा। साथ में अगर आप बताओ, अगर लाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ तो यार, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हुआ तो लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, अगर एब्जॉर्प्शन कम हुआ तो लाइट की स्पीड क्या रहेगी, थोड़ा ज़्यादा रहेगी। तो यानी इसका मतलब है स्पीड भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हमने बताया एम्पलीट्यूड चेंज हो गया, इंटेंसिटी चेंज हो गया, साथ में स्पीड चेंज हो गया। और मैं अगर आपको याद हो तो मैंने बताया बेटा, स्पीड ऑफ वेव क्या होता है। स्पीड ऑफ वेव अगर आपको याद हो तो स्पीड ऑफ वेव कितना होता है, लैम्डा अपॉन टी। ये तो बताया था ना। यानी इसका मतलब है स्पीड ऑफ वेव क्या होता है, 1/t को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो f इंटू लैम्डा भी लिख सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी कॉमन हो, फ्रीक्वेंसी क्या हो, कॉमन नहीं, कांस्टेंट हो, तो जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, लैम्डा। लेकिन अगर यार स्पीड घटी तो वेवलेंथ भी घट जाएगा। तो अगर स्पीड चेंज हो रहा है तो वेवलेंथ भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी ही एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है लाइट के केस में जो चेंज नहीं होती है। तो फिर से रिवाइज कराते हैं क्या क्या चेंज हुआ। एम्पलीट्यूड चेंज हुआ क्या, बिल्कुल। इंटेंसिटी चेंज हुआ क्या, बिल्कुल चेंज हुआ। वेवलेंथ चेंज हुआ क्या, बिल्कुल चेंज हुआ। स्पीड चेंज हुआ क्या, बिल्कुल चेंज हुआ। लेकिन क्या फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रिमेन्स अनचेंज होगी। तो ये क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, मैं इसका आंसर लिख देता हूं। व्हेन लाइट, इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर जरा लिखो। व्हेन लाइट पासिंग थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम, व्हेन लाइट पासिंग फ्रॉम one medium to another medium, its amplitude, intensity, speed and wavelength of light changes, but frequency of light remains unchanged। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या होगी, रिमेन्स अनचेंज होगी, बाकी की चीजें क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है।
ठीक है, यहाँ तक समझ गई मेरी बात, क्लियर। चलिए अब आज हम नई हेडिंग लगा के छोड़ देते हैं, कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। और वो हेडिंग क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर टू डेंसर मीडियम। आज यहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे कल के लेक्चर में। तो आज की क्लास को फिर यहीं पे फिनिश किया जाए, ठीक है ना। आप ये सारे टॉपिक्स को, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप प्रॉपर नोट्स बना के बिल्कुल एकदम प्रॉपरली तैयार कर लें, ठीक है ना। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आते हैं इनसे बाहर नहीं आने वाले हैं, ठीक है ना। तो इन सबको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को ये भी फिनिश करते हैं। थैंक यू टू एवरीवन, ठीक है। बढ़िया, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहे आप, चलिए बढ़िया है आपका।